अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। तो लास्ट वीक की जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.652 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते व्यूअरशिप बढ़ गई है और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.736 मिलियन व्यूअर्स। गला काफी खराब है, तो अगर वो चीज़ आपको नोटिस हो तो उसे इग्नोर करना। बाहर बहुत जोर की आंधी चल रही है, थोड़े में लाइट चली जाएगी, फिर वीडियो भी शूट नहीं हो पाएगी, तो जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी है। तो रॉ की व्यूअरशिप का हाल जो है कुछ ऐसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉबी लैस्ली और ब्रॉक लेसनर के रीमैच के बारे में। ठीक है, अब बॉबी लैस्ली ब्रॉक लेसनर का हम लोगों ने मैच देखा। सही बताऊं, जैसा मैं चाहता था वैसा मैच नहीं हुआ है। अभी भी मुझे लगता है इनके बीच मैच होना चाहिए। जो हाइप इतने सालों से इस मैच की बनी थी वैसा कुछ डिलीवर नहीं इन्होंने किया, या फिर WWE की कुछ बुकिंग ऐसी थी। ठीक है, तो बॉबी लेस्ली ने इसके बारे में कमेंट किया कि क्या मुझे ब्रॉक लेसनर को वैसे हराने का मौका मिला जैसे मैं चाहता था? बिल्कुल भी नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, ये चीज़ जरूरी है कि मैंने उनको पिन किया, ये चीज़ मुझे करनी थी, लेकिन जिस तरीके से बाकी चीज़ें हुई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी मिले ताकि मैं बढ़िया करके जो मैंने सोचा था वो मैं करूँ ब्रॉक लेसनर के साथ में। और बॉबी और ब्रॉक का जो मैचअप है वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब होगा तो इससे बेटर होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर कहना था। मेरी कैट आपको ऐसे घूमते हुए दिखाई देगी तो उसको भी इग्नोर कर लेना। ठीक है, तो ये बॉबी लेस्ली का कहना ब्रॉक लेसनर के साथ मैच को लेकर। अब डेफिनेटली मैच उनके बीच में मेरे ख्याल से तो होगा ही, क्योंकि ये WWE का तो ऐसा रहता है ना कि वो एक बड़ा उनको मैच मिल जाए उससे पूरा जूस निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से वो चीज़ अभी तक ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली के साथ हुई नहीं है अच्छी तरीके से। तो अगर वो चीज़ होगी तो आने वाले टाइम में WWE को हर चीज़ में फायदा होने वाला है। और जैसा मैच मैंने सोचा था दिमाग में वैसा मैच आई थिंक आएगा जरूर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेस्ली के बीच में। और बॉबी लेस्ली खुद भी चाहते हैं। कितना टाइम लग जाएगा इसके बारे में कुछ कॉमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अभी रिसेंटली एक बड़ी ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हुई है WWE के अंदर। अब जरा आराम से बैठ जाओ, अच्छे से इसके बारे में बात करता हूँ। साशा बैंक्स एंड नाओमी को ओरिजिनली वो शेड्यूल थी मैच के लिए 6 पैक चैलेंज के लिए, जहां पर उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो है मैच को जीतें और अगर वो जीत जाते तो वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाते। लेकिन सिनेरियो हम लोगों ने डिफरेंट देखा। WWE को बाद में मैच को चेंज करना पड़ा, बेकी लिंच और आस्का का नंबर 1 कंटेंडर वाला मैच बनता है। और ऐसा क्यों हुआ? WWE ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर इस बात को कहा कि जो साशा बैंक्स एंड नाओमी है वो जॉन लॉरेनाइटिस के पास आती हैं, जो कि आपको पता है WWE के हायर अप्स में से हैं। उनके पास आके सिंपली उन्होंने इस बेल्ट को रख दिया और उन्होंने वहां से टाटा बाय बाय कह दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये थी WWE की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट, जहां पर ये बात मेंशन की हुई है जो कि रेयरली WWE करती है। उन्होंने कहा कि मंडे नाइट रॉ इज अ स्क्रिप्टेड लाइव शो, जहां पर जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जैसा होता है वो परफॉर्म करना होता है। मतलब WWE ने अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद लिख दिया कि मंडे नाइट रॉ इज अ स्क्रिप्टेड शो, यानी कि हमें पता चलता है कि बात कितनी लेजिट है जो साशा बैंक्स एंड नाओमी की हुई है। अब ये हुआ क्यों? देखो, WWE ने इसको स्टेटमेंट के अंदर तो लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भैया पंगा हो गया। अब पंगा एक्चुअल में हुआ क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, साशा बैंक्स एंड नाओमी को विमेंस टैग टीम डिवीजन में जिस तरीके से चीजें चल रही है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि हम उस मैच के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं जिस मैच का मतलब मेन है सिंगल्स डिवीजन के टाइटल को प्रमोट करना, क्योंकि आपको पता है उसी से नंबर 1 कंटेंडर वाला मैच निकलता। तो आखिर क्यों हम पागलों की तरह मैच में फेल हो? अब आपको लग रहा होगा साशा बैंक्स एंड नाओमी मैच में थे लेकिन वो जीतने थोड़ी वाले थे। कौन सा विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप उनसे ले ली जाती, क्योंकि मतलब बिना एक बार में वो चैंपियंस भी टैग टीम वाले थे, मतलब पास में वो चैंपियनशिप भी। लेकिन WWE का प्लान एक्चुअल में चैंपियनशिप लेने का था बाद में, और नाओमी इस मैच को ओरिजिनली शेड्यूल थी जीतने के लिए कि वो नंबर 1 कंटेंडर बनती और हेल इन अ सेल के अंदर बियांका बिलेयर और नाओमी का मैच होता चैंपियनशिप के लिए। तो साशा बैंक्स और नाओमी को लगा कि नहीं, यहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं हो रही जिस डिवीजन के अंदर हम लोग हैं, तो सिंपली उन्होंने बेल्ट वगैरह रखी और वहां से चली जाती। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है। साशा बैंक्स ने इसके बाद कुछ WWE के ट्विटर अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया, जिसमें से नाम रोमन रेंस का है, उसमें से नाम सेथ रॉलिंस का है, एंड उसमें नाम विंस मैकमैन का भी है। तो आप लोग सोच सकते हो ये कैसा ड्रामा क्रिएट हो रहा है। डेफिनेटली क्या ये चीज स्क्रिप्टेड है? वेल, मैं आपको बताऊं, ये WWE की स्टेटमेंट के हिसाब से मैं नहीं कह रहा। काफी सारी डर्ट शीट्स के ऊपर भी जैसे इनसाइड बातें निकालती हैं उनकी तरफ से भी बातें कि मामला यहाँ पर कुछ गरम सा चल रहा है और बैक स्टेज हीट है काफी साशा बैंक्स के लिए। अभी हो सकता है कि हम मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी तो हम ओपन ही रखते हैं कि हाँ स्क्रिप्टेड हो सकता है, बट ज़्यादा चांस है कि शायद स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हो गया। बट जो भी है, साशा बैंक्स और नाओमी को लेकर इसमें मामला काफी गर्म चला और आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत कुछ हमको ऐसे मसालेदार खबरें इसके बारे में मिलेंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या, मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत टाइम पहले मैंने आपको कहा नहीं था कि WWE रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का ब्रेकअप करवा देगी, और मैंने कहा था बस वो होने वाला, बस हो गया, बट वो चीज़ कभी हुई नहीं। तो इसके बारे में कुछ डिटेल सामने आई और वो ये है कि WWE को ये नहीं लगता कि डोमिनिक मिस्टीरियो अभी उस लायक बन गया कि वो अकेला चल पाए और उसको हमेशा
अभी रे मिस्टीरियो की जरूरत है। काफी बार WWE ने स्प्लिट करने का प्लान बनाया, लेकिन हर बार ये वाला जो आइडिया है वो ड्रॉप हो जाता है और इसी वजह से आज तक आपको जो मिस्टीरियोज हैं वो एक साथ देखने को मिल रहा है। अभी तो हमने रिसेंटली देखा नहीं था कि वीर भान के अगेंस्ट में भी आके जो है उन्होंने अटैक कर दिया था। तो कुल मिला के मामला ये है कि WWE को नहीं लग रहा है कि जो डोमिनिक बंदा है वो अकेले चल सकता है, इसलिए उसको अपने बाप के साथ रहना है, रे मिस्टीरियो के साथ, फादर के साथ रहना है। इसलिए आपको जो टीम है इसका स्प्लिट नहीं देखने को मिला। मुझे लगा कि भाई मैंने आपसे कहा था काफी टाइम पहले की चीज होने नहीं वाली, अब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तो उसका रीजन भी जरा आपको बता दिया जाए। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने काउंटडाउन टू कोडी वाला एक स्पेशल चीज देखी थी, जिसको WWE ने जब तक कोडी का सेगमेंट नहीं आ गया उसको काफी एडवर्टाइज किया था। अब ये काउंटडाउन टू कोडी वो 2 घंटे पहले से WWE ने लगा दिया था, क्योंकि तीसरे घंटे के अंदर कोडी रोड्स आने वाले थे। अब इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताता हूं कि WWE के अकॉर्डिंग कोडी रोड्स इस समय एक ड्रॉ है। ड्रॉ मतलब जो काफी सारे फैंस को ट्यून करवा सकता है शो को देखने के लिए, और इसीलिए WWE ने पहले से ही कोडी रोड्स को एडवर्टाइज कर दिया कि हाँ भैया इस टाइम पर कोडी रोड्स आने वाला है, ताकि जो सारे फैंस हैं वो उस समय शो को ट्यून करें। तो सिर्फ WWE के पीछे ऐसा करने का यही रीजन था, वरना वो सिंपली आके जो है कोडी रोड्स का सेगमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हाइप करना था कि तीसरे घंटे में आकर जो है फैंस शो को ट्यून करें। तो भाई देख लो कोडी रोड्स की खोज लेकर WWE की जो विचार है वो काफी ऊपर लेवल के हैं, मतलब कोडी रोड्स को काफी ज्यादा रेट कर रहे हैं। ये अच्छी भी है चीज देख के, और शायद इसकी वजह से उनके पास जल्दी से चैंपियनशिप भी आ जाए। फिलहाल तो हेल इन अ सेल मैच है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में, देखते हैं वहां पर वो क्या करते हैं। जजमेंट डे के अंदर फिलहाल हमको 3 सुपरस्टार्स देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत में एज के साथ डेवन प्रीस्ट, जब रिया रिप्ली ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक ऐसा सुपरस्टार जो कि जजमेंट डे के अंदर हो, मेरी कैट अपनी ज्वेलरी दिखा रही है, जजमेंट डे के अंदर वो सुपरस्टार होना था, लेकिन अब वो जजमेंट डे तो छोड़ो, वो WWE कंपनी के अंदर ही नहीं है। पार्कर वुडरॉ की मैं बात कर रहा हूं, जिनको नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर करके बिल्ड कर रहे थे, मतलब फैंस ही कर रहे थे, WWE ने तो कभी किया नहीं, इवन पॉल हेमन भी अप्रिशिएट कर रहे थे, जिनका नाम बाद में हार्लैंड हो गया। तो उनको जो है WWE, उनको जो है कुछ ऐसे आइडियाज पिच हुए थे WWE के अंदर कि वो मेन रोस्टर के ऊपर आकर जजमेंट डे को ऐसे ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो हार्लैंड है उनको कंपनी से रिलीज कर दिया, और उसके पीछे मैंने आपको रीजन भी बताया था, जो कि काफी अजीब सा है कि WWE के अकॉर्डिंग हार्लैंड ने वैसे WWE के अंदर प्रोग्रेस नहीं किया जैसे वो चाहते थे। तो उनको लगा कि नहीं भाई इस बंदे से यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, और इस बंदे से कुछ खास नहीं होगा, तो इस वजह से इसको कंपनी से रिलीज ही कर देते हैं। तो ये इसके पीछे कुछ पूरी कहानी है। तो हार्लैंड होते जजमेंट डे के अंदर, बट वो नहीं है। मेरी कैट बहुत बोल रही है, अब इसको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। पेज लगातार ही अपने WWE के इन रिंग रिटर्न को टीज कर रही हैं, और वो टीज किस तरीके से कर रही हैं आप सबसे पहले वाला ट्वीट देख सकते हो, जहां पर एक फैक्ट है कि WWE की 50 मोस्ट लाइक्ड इंस्टाग्राम फोटोज ऑफ ऑल टाइम के अंदर 4 फोटोज ऐसे हैं जिसमें कि पेज मेंशन है, पेज का किसी तरीके से जिक्र है। तो इसी वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, कोट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और लिखा इमेजिन अ रिटर्न दो। मतलब फिर से यहाँ पर जो पेज है वो इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है कि हाँ उनका शायद रिटर्न हो सकता है WWE के अंदर दोबारा से। इस चीज को बहुत टाइम से टीज कर रही है, अभी तक ये चीज हुई नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि पेज ने खुद ये कहा कि जब वो एज और डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार्स को देखती है तो उनके अंदर होप आती है कि वो उनको जो है हाँ क्या कह रहा था मैं, जब वो एज और डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार्स को देखते हैं कि वो वापस आ सकते हैं, तो पेज भी वापस आ सकते हैं। तो इसको लेकर उनकी जो होप्स है वो काफी हाई हैं, एंड इवन हो भी सकता है कि पेज हमको दोबारा से देखने को मिल जाए। वैसे किसी सुपरस्टार का रिटायर होना, वो भी अपने इंजरी या फिर ऐसे मेडिकल इश्यूज की वजह से, वो काफी बेकार होता है। तो होप करते हैं कि पेज के लिए भी वो दिन जरूर आए जो कि एज और डैनियल ब्रायन के लिए आया था। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक स्पेशल चीज WWE ने अभी से एडवर्टाइज कर दी, और वो है बॉबी लैशली का ऑलमाइटी चैलेंज MVP और ओमॉस के लिए। अभी ऑलमाइटी चैलेंज क्या है इसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है, शायद ये कुछ नया बॉबी लैशली की तरफ से होने वाला है, क्योंकि WWE कोई ऐसा गिमिक सा देती है सुपरस्टार को जिसको उसको थोड़ा ऊपर लेवल पर ले जाना होता है। तो ये कुछ ऑलमाइटी चैलेंज ऐसे ही साउंड कर रहा है कि कुछ तो यहाँ पर करने वाले हैं बॉबी लैशली। क्या चैलेंज होगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। चैलेंज का नाम नहीं दिया, ऑलमाइटी चैलेंज का नाम दिया, तो यहाँ पर आप लोग कुछ डिफरेंट चीजें ना ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। रोमन रेंस का कौन वो बंदा होगा जो कि उनसे चैंपियनशिप ले सकता है, उसमें एक नाम आपको पता है कोडी रोड्स का भी, जो काफी ऊपर है। तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के बारे में, शायद आपको बातें जो है थोड़ी सी हैरान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस, जब से मैं अभी WWE के अंदर, मेरा उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, हमने कोई अपने जो पाथ है वो क्रॉस नहीं किए, मैंने उसको रिंग के अंदर देखा कि वो कितना इनक्रेडिबल है, और ये चीज जो है अब मुझे करनी है रोमन रेंस के साथ में कि मेरे भी उसके सामने जो है ऐसे आमना सामना हो। फिर उन्होंने ये कहा कि कोई बंदा अपने आप को ग्रेटेस्ट बेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसे कहता है। देखो रोमन रेंस के पास है 2 चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड है वो, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो रोमन रेंस है बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता है बेस्ट इन द वर्ल्ड
शेन मैकमैन जाने सॉरी सीएम पंक जाने चाहते हैं, तो उस चीज़ का रेफरेंस लेके आई थिंक यहाँ पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप से तारीफ करने के लिए रोमन रेंज के बारे में उनको बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा है। डेफिनेटली रोमन रेंज जब इन वर्ड्स को सुनेंगे तो उनको लगेगा अच्छा बड़े बड़े लोग भी मतलब ऐसे करने, मतलब मैं देखूं तो रोमन रेंज सभी कोडी रोड्स से बड़े ही हैं WWE के अंदर, इसमें कोई भी शक नहीं है। कोडी रोड्स हाँ भी आए हैं, बड़े लेवल के हैं, बट रोमन रेंज का लेवल कुछ अलग ही है। तो कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा कमेंट किया है, हाँ कब इनकी राइवलरी स्टार्ट होगी, कब आपस में लड़ेंगे और क्या सच में कोडी रोड्स ले पाएंगे चैंपियनशिप, मुझसे बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये वाली वीडियो देखी थी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।